क्वेश्चन लिखेंगे तो करो बीच में बुक। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या मिला आपको? व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट? यही है आपके पास नहीं बुक? क्यों नहीं लाते हो आप लोग? मैं क्लास में बोला, मैसेज में बोला, अब तो बस एक ही ऑप्शन बचा कि घर आ जाऊं। चलो बुक लेके चलो, साथ में चलते हैं। पीछे दोनों के पास है, एक आगे ट्रांसफर कर तो करके एक बुक देखो। ऑनलाइन माइक ऑफ करके रखेंगे। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? क्या बोलोगे इसका आंसर? हम डिफ्यूजन से सांस नहीं लेते ना, हमारे पास प्रॉपर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नॉस्ट्रिल है, लंग्स है, एल्वुलाई है, ब्लड है, एक्सचेंज होगा गैस का और ब्लड जाएगा हर सेल तक, ऑक्सीजन पहुंचाएगा, ये हमारा सिस्टम है। पर डिफ्यूजन से क्यों नहीं हो सकता? क्या बोलेंगे इसका रीजन? हाँ, बहुत सारी लेयर्स हैं, सेल्स अंदर तक हैं, ऐसा नहीं कि एक ही सेल है वो सारा सेल, सारे सेल डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है ना। अब जैसे अमीबा के पास जो एक सेल है, वो एक लौता सेल डायरेक्टली आपके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो वो सीधा ऑक्सीजन ले सकता है और सीधा एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है। बट हमारे अंदर ऐसा नहीं है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो कि बहुत अंदर अंदर हैं बॉडी के, है ना, डीप सीटेड है सारे सेल्स, तो उन सब तक ऑक्सीजन पहुंचाना डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है। अगर ये सारे सेल डायरेक्टली कांटेक्ट में होते बाहर एनवायरनमेंट से, तो हमारा भी डिफ्यूजन से काम हो जाता, बट ऐसा है नहीं। तो हमें इसलिए हमारा प्रॉपर लंग्स रेस्पिरेशन है, जहां पे हम नॉस्ट्रिल से एयर इन करते हैं, एल्वुलाई भी इतने सारे हैं ताकि बहुत सारा एयर हम अंदर ले सकें और हर सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ठीक है, देखिए इसका आंसर पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिखेंगे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, पेज नंबर 81 क्वेश्चन 1, in multicellular organisms all the cells may not be in direct contact, all the cells may not be in direct contact, may not be in direct contact with the surrounding environment, with the surrounding environment, full stop. The simple diffusion will not meet the simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. समझ गए क्वेश्चन का आंसर? ये हमने उस समय भी डिस्कस किया था जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे कि अमीबा का रेस्पिरेशन डायरेक्ट हो जाता है डिफ्यूजन से। उसके बाद हमने और किसका किसका रेस्पिरेशन पढ़ा था, याद करिए। अमीबा था सिंगल सेल वाला, उसके बाद हम आए थे फ्रॉग वाले में जो स्किन से रेस्पिरेशन कर रहे थे, उनकी स्किन मॉइस्ट थी, थिन लेयर थी, तो वो हाँ वेस्कुलर थी, तो वो स्किन से भी एयर इन एयर आउट कर पा रहे थे। फिर हमने पढ़ा था फिश का गिल्स रेस्पिरेशन, फिर हमने पढ़ा था ट्रैकिया का रेस्पिरेशन इन कॉकरोच इंसेक्ट, कि उनके पास स्पिरिकल जैसे ओपनिंग्स होते हैं जिससे वो एयर इन लेते हैं और उसी से ट्रैकिया से वो हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं। मतलब उनको ब्लड की भी जरूरत नहीं है हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने की, वो तो हमें जरूरत है कि ब्लड आए और हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा दे, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतना कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, उतना कॉम्प्लेक्स उसके ऑर्गेन सिस्टम होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। समझ रहे हैं क्या? तो हमने वहां भी ये चीज डिस्कस करी थी। ठीक है, तो जो शुरू से पूरा चैप्टर नहीं डिस्कस किए थे, नहीं थे शुरू से चैप्टर में, वो क्वेश्चन आंसर में थोड़ा ध्यान दीजिए। लगभग हम सारे क्वेश्चन कवर करते करते पूरा चैप्टर वापस एक बार पढ़ लेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ा, ये क्वेश्चन रेस्पिरेशन का ही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज, ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं सभी? व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
है ना, ये हम साइंस नहीं भी पढ़ते तो भी हम बता पाते ना कि क्या क्राइटेरिया है जिससे हम एक लिविंग और एक नॉन लिविंग बीइंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या क्या हो सकता है? ये टेबल और आप में क्या क्या फर्क है? टेबल रेस्पायर नहीं कर रहा है, टेबल खाना नहीं खा रहा है, टेबल अपने आप मूव नहीं हो रहा है। मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कि एक लिविंग बीइंग का मूवमेंट दिख जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये लिविंग बीइंग है। जो डेड हो जाएगा वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं क्या, तो वो नॉन लिविंग बीइंग हो गए। ठीक है, तो लिखना है इसका आंसर, पॉइंट वाइज लिखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया। क्राइटेरिया समझ गए ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो देख करके आप पहचानते हैं कि द पर्टिकुलर थिंग इज अ लिविंग और अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, हाँ बट मोशन उनमें भी होता है, बट लोको मोशन नहीं होता, दे कैन नॉट मूव, बट उनके अंदर भी मूवमेंट्स होते हैं। जैसे प्लांट सन की तरफ मूव कर रहा है ना भाई, ग्रोथ हो रही है उसकी भी, रूट्स सॉइल की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये उनका ग्रोथ, मतलब उनके मूवमेंट के तरीके हैं। हाँ, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बट वो अपनी जगह रह करके मूवमेंट करते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ प्लांट तो टच मी नॉट, हुई मुई बोलते हैं जिसको हिंदी में, लाजवंती बोलते हैं, क्योंकि उसको लज्जा आ जाती है, जैसे आप उसको छुओगे वो श्रिंक हो जाती है उसकी पत्तियां, तो वो एक तरह का मूवमेंट है, वो उनका तरीका है मूव करने का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होते। अभी हम पढ़ेंगे एक चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हमारा मूवमेंट अलग है, प्लांट्स के मूवमेंट्स अलग होते हैं। प्लांट्स का कुछ पार्ट सन के अगेंस्ट जा रहा है, तो प्लांट्स का कुछ पार्ट सन के टूवर्ड्स जा रहा है। प्लांट्स का कुछ पार्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो प्लांट्स का कुछ पार्ट ग्रेविटी के टूवर्ड्स जा रहा है। प्लांट्स का कुछ पार्ट पानी से दूर जा रहा है, पानी के पास जा रहा है, रूट स्टेम जा रहा है पानी से दूर। तो ये उनके मूवमेंट के तरीके हैं। ठीक है, सनफ्लावर का भी देखते हैं ना हम, कि उसके भी, लोटस के भी जो पेटल्स हैं वो बंद और खुल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेम हैपेंस विद सनफ्लावर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो, और हर प्लांट, ये तो मैंने कुछ की बात करी, हर प्लांट सन की तरफ बेंड हो जाता है। उसका भी रीजन हम पढ़ेंगे कि क्यों वो सन की तरफ बेंड, वो नमस्कार नहीं कर रहा है सन को, है ना। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जिनके कारण वो सन की तरफ बेंड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स characteristics like, living organisms exhibit characteristics like, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, दे हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर। ये उसी पेज का क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 81 में ही हो ना। हाँ, तो दे हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट है कि उनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, दे शो मेटाबॉलिज्म, दे शो मेटाबॉलिज्म, दे शो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब उनके अंदर, बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे कि रेस्पिरेशन एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है, डाइजेशन एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये सारे प्रोसेस को शो करते हैं, तो अपन हर प्रोसेस का नाम नहीं लिख रहे हैं, ओवरऑल क्या बोलते हैं सबको, मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना, दे अंडरगो ग्रोथ, रिपेयर एंड डेथ, दे अंडरगो ग्रोथ, रिपेयर and death, they undergo growth, repair and death. Fourth point, they exhibit movements, they exhibit, they exhibit movements। सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूं ना, मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिख रहा हूं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। दे एग्जिबिट मूवमेंट्स, दे एग्जिबिट मूवमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, they have a definite lifespan, they have a definite lifespan। इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? डेफिनेट लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है? अमर थोड़ी ना है हम लोग कि जीते ही जाएंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा ना जहां पे हमारा हमारा अंत हो जाएगा, हम डेड हो जाएंगे। तो एक हमारा एक लाइफ साइकिल है, तो एक हमारा एक लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो वी हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिख लो, दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, दे हैव द एबिलिटी टू
reproduce. They have the ability to reproduce. ये पॉइंट क्लियर है? रिप्रोडक्शन करके हम अपने जैसे स्पीशीज और क्रिएट कर सकते हैं, पर ये टेबल ऐसा नहीं कर सकती। अगर कर रही होती तो हमें एक खरीदना होता, बस सब नहीं खरीदना होता ना, इसी से हम दूसरा टेबल बनाते, बट ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया देख करके हम डिसाइड कर लेंगे कि ये नॉन लिविंग चीज है, ये एक लिविंग चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन, उसी पेज में है, आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ो एवरीवन, सब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना? तेजस्वी, क्या है क्वेश्चन का मीनिंग? क्वेश्चन पढ़ के पहले मीनिंग समझना जरूरी है, तब तो अपन आंसर लिख पाएंगे ना कि इसमें लिखना क्या है, वरना हम पूरा चैप्टर पढ़ लिए अच्छे से, रेडी है, बट क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ लिखना क्या है। तो क्या है क्वेश्चन, तेजस्वी समझाइए क्वेश्चन, पढ़े सभी? व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि प्लांट्स रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो वो क्या क्या रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट भी एक तरह का रॉ मटेरियल ही हो गया उनके लिए, है ना? देखो इसके नीचे आंसर, autotrophic plants need autotrophic plants need autotrophic plants need CO2 and H2O. CO2 and H2O. Autotrophic plants need CO2 and H2O for photosynthesis, for photosynthesis, for photosynthesis, along with sunlight, along with sunlight, along with sunlight. बाकी क्लोरोफिल तो उनके पास है, इनबिल्ट है क्लोरोप्लास्ट उनके पास, तो प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट होगा उनके पास क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है, तो उनको बाहर से ये तीन चीजें चाहिए, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी वो चीजें अपने अंदर खुद बना लेते हैं, एटीपी भी वो अपना अंदर खुद ही बना लेंगे, NADPH हमने देखा था वो भी वो अंदर खुद ही बना रहे थे, उनको और बाहर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फुल स्टॉप। नीचे लिखना, वी ह्यूमन बींग्स, वी ह्यूमन बींग्स, देखिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं किया ना कि प्लांट्स के बारे में, तो हम ऑर्गेनिज्म दोनों को बताते हैं कि दोनों को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। वी ह्यूमन बींग्स नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, वी ह्यूमन बींग्स नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू ग्रो, टू ग्रो, कर्तव्य मैथ्स की क्लास है आज, टू ग्रो, डेवलप, टू ग्रो कॉमा डेवलप, to grow comma develop comma synthesize protein, synthesize protein and other substances, synthesize protein and other substances, synthesize protein and other substances needed in the body, needed in the body, needed in the body, full stop. Energy and materials are, energy and materials are, energy and materials are received from the food, are received from the food, are received from the food. इसके अलावा और क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है हमें? रेस्पिरेशन के लिए भी तो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं ना हम बाहर से ही, तो वो भी एक लाइन लिख लेते हैं, लास्ट लाइन ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, oxygen is required to carry on the important process of respiration, to carry on the important process of respiration.
ये दोनों के लिए कॉमन लाइन है ना। हमें सारी चीजें फूड के थ्रू मिल रही हैं। प्लांट्स को रॉ मटेरियल चाहिए CO2 एंड H2O एंड सनलाइट, एंड जो ऑक्सीजन लिखा है वो हमने दोनों के लिए कॉमन है। दोनों को ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बाहर से ही मिलेगा, तो ये सारे रॉ मटेरियल हमें बाहर से जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेम पेज में है, पढ़िए। ये ऑनलाइन में प्रथम साहू कौन है? सेम पेज में क्वेश्चन पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? अर्पिता, क्या होगा इसका आंसर? व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? चारों जो पढ़े हैं अपन वही इसका आंसर हो जाएगा। रिप्रोडक्शन छोड़ देते हैं, बाकी चारों हमारे प्रोसेस जरूरी है फॉर सस्टेनिंग लाइफ। लिख लो चारों के नाम। डाइजेशन नहीं है भाई, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के अंदर डाइजेशन आ जाएगा, डाइजेशन अलग कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। बस यही सुनना रह गया था पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद कि डाइजेशन को हम एक लाइफ प्रोसेस बोल देंगे। वो 5 पॉइंट अलग है ना, वो न्यूट्रिशन के 5 पॉइंट है। कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। एक्सक्रीशन मत बोलना यहाँ पे। एक्सक्रीशन तो अलग लाइफ प्रोसेस है जो लिक्विड वाला वेस्ट है। ठीक है, तो क्या क्या लिखे? 4 प्रोसेस। स्वाति, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम पेज, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर क्या है? आप पढ़िए क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी से, पूछूंगा मैं जल्दी से। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 87। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े। माही क्वेश्चन समझे क्या? बताओ क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम्म, क्वेश्चन यही है क्या अगला? ये क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट डज द प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो क्या क्वेश्चन है? ओके, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोपिक में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन समझ गए ना? तो अपन ने दो टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े हैं। जो प्लांट का पढ़े हैं वो ऑटोट्रॉपिक है, और जो एनिमल का पढ़े हैं वो हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक में भी अलग अलग टाइप के पढ़ते थे ना, सेप्रोफाइटिक, फिर पैरासिटिक, फिर आपका होलोजोइक, है ना। होलोजोइक के अंदर फिर हर्बीवरस, कार्निवरस सब आ रहे थे हमारे। ठीक है, तो लिखो इसका आंसर। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए? हाँ, सबसे पहले डेफिनेशन होनी चाहिए। सीधा ये मत लिख देना कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज शोन बाय प्लांट्स, हेटरोट्रॉपिक बाय एनिमल्स। पहले ये तो बताओ कि दोनों का मतलब क्या है। एक में हम खाना अपना खुद बनाते हैं, और दूसरे में हम खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। तभी तो हेट्रो वर्ड आया। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो लिखो इसका आंसर, टेबल के फॉर्म में लिख लो। एक ऑटोट्रॉपिक का कॉलम बना लो, एक हेटरोट्रॉपिक का। बेस्ट प्रैक्टिस होती है जब भी हम डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं, तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो चेक करने वाले को भी आसानी होती है कि आपने क्या लिखा है, उसको सामने सामने दिख जाएगा। तो हेटरोट्रॉपिक का एक कॉलम बना लीजिए और एक कॉलम ऑटोट्रॉपिक का लिखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट इन ऑटोट्रॉपिक, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी इज, सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट एंड केमिकल्स। केमिकल्स, कुछ प्लांट्स कीमोट्रॉपिज्म भी करते हैं। जो प्लांट्स ग्रीन है वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, पर कुछ लोग कीमोट्रॉपिज्म, कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, यानी कि वो केमिकल्स को यूज करके खाना बनाएंगे। जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है हमारे प्लांट के, दे यूजेस केमिकल्स टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट एंड केमिकल्स। इसमें लिख लो, सोर्स ऑफ एनर्जी इज रेडीमेड फूड।
source of energy is ready-made food. Source of energy is ready-made food. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना. In this organism prepare their own food. In this organism prepares their own food. Prepares their own food. और यहां लिख लेंगे in this organisms depend upon other for their food. In this organisms depend upon others for their food. For their food. एंड लास्ट पॉइंट लिख लो, एग्जांपल लिख रहे थे किसमें ये वाला न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसमें ये वाला न्यूट्रिशन किसमें होता है. तो लिखना फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे कॉमा सर्टन बैक्टीरिया. सर्टन बैक्टीरिया. और यहां लिख लो फाउंड इन एनिमल्स. फाउंड इन एनिमल्स कॉमा फंगाई. ये फंगाई होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स. जो सेप्रोफाइटिक है ना, वो फंगाई का होगा. फंगाई एक्सेट्रा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन वही है ना जो मैं रीड किया था. Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? यही है. तो प्लांट्स को रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता अपन ऊपर लिखे थे, CO2, वाटर एंड सनलाइट. पर इनको ये मिलेंगे कहां से? एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट से ही मिल रहे हैं, है ना. तो लिख लो इसका आंसर. मटेरियल इज टेकन इन. मटेरियल इज टेकन इन. मटेरियल इज टेकन in the form of CO2 and water. Material is taken in the form of CO2 and water, which is obtained from surrounding environment and soil respectively. Surrounding environment and soil respectively. CO2 हमें एनवायरमेंट से मिल जाएगा, सराउंडिंग से, और सॉइल से हमें मिल जाएगा वाटर, रेस्पेक्टिवली. सराउंडिंग एंड वाटर एंड सॉइल रेस्पेक्टिवली. विच इज कन्वर्टेड इनटू, कंटिन्यू करेंगे उसी सेंटेंस को, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम पेज. आप लोग पेज नंबर लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर लिख लो एटलीस्ट, एंड क्वेश्चन नंबर, वरना बाद में ढूंढते रह जाएंगे आंसर किसका है ये. ठीक है, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट. तो अपन तो स्टमक में हर चीज का रोल लिखे ना. स्टमक में एसिड का क्या रोल है? स्टमक में कौन सा ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट कर रहा है, जिसके अंदर क्या क्या था? HCl था, म्यूकस था. एंजाइम्स कौन कौन से थे? पेप्सिन और रेनिन लाइपेज, वीक वाला, है ना. तो एक्सेल का क्या क्या रोल था, कुछ याद आ रहा है? हाँ, क्योंकि आपने जब माउथ में खाना लिया तो खाना थोड़ा बेसिक हो गया, एल्कलाइन हो गया, है ना. पर अंदर जाने के बाद एसिड उस बेसिक मीडियम को एसिडिक करेगा, सलाइवा के एक्शन को रोकेगा, और क्या, हाँ, पेप्सिन को एक्टिवेट भी करेगा कि चल भाई प्रोटीन आ गया, काम चालू करो.
म्यूकस तो अलग हो गया। HCl का रोल अलग है ना, म्यूकस का रोल तो अलग है ना, म्यूकस का रोल नहीं पूछ रहा आपसे, सिर्फ HCl का पूछा है ना। तो म्यूकस तो HCl से बचा रहा है आपके लाइनिंग को, है ना, वो इसमें नहीं आएगा म्यूकस। और क्या आएगा, बैक्टीरिया किल करना, इट किल्स द बैक्टीरिया, ये लिखे थे ना हम, ठीक है। तो लिखो इसका आंसर, देखो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का पार्ट है म्यूकस, ठीक है, तो उसका रोल अलग है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला पता है ना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, सुन रहे हैं क्या। तो जब भी हम एसिड लिखेंगे ना, तो हम हमेशा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, AQ। क्या था AQ, एक्वस। अगर HCl गैस लिखा हुआ है G, तो ये एसिड नहीं है, समझ रहे हैं ना, दोनों में डिफरेंस है। ये HCl गैस है जो कि एसिडिक नेचर की नहीं होती है, पर इसी गैस को जब अपन पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा एसिड। समझ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। G फॉर क्या होता है, गैस, एंड AQ क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। यू हैव डिसॉल्व द गैस इन वाटर, तो इसी को तो एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं ना, जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, उसके अपन ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, AQ। ये अपन पढ़े हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। मैं रिवाइज करवाऊंगा, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा लाइफ प्रोसेस, हम केमिकल इक्वेशन रिएक्शन रिवाइज करेंगे, लाइट एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, और फिर एक एक करके तीनों का टेस्ट होगा, ठीक है। चलो, तो क्या लिखे, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ऑफ गैस्ट्रिक जूस स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा, स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा, पहला काम, स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा, comma, kills the bacteria, kills the bacteria, kills the bacteria present in the food, kills the bacteria present in the food, kills the bacteria present in the food, comma, activates the enzyme pepsin, activates the enzyme pepsin, activates the enzyme pepsin, and provides an acidic medium, and provides the acidic medium, provides the acidic medium for proper digestion, for proper digestion, for proper digestion। कितने लोगों ने ये डाइजेशन वाला, ये न्यूट्रिशन वाला लाइफ प्रोसेस अटेंड किया था क्लास यहाँ पे, तो आप लोग के पास नोट्स भी होंगे, तो नोट्स में जरा ये वाला पॉइंट ढूंढ के दिखा दो मेरे को, कहाँ है। अपन सिर्फ नोट्स लिखने के लिए नहीं लिख रहे हैं ना, हमको आगे फ्यूचर में इससे पढ़ना भी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे नोट्स में कहाँ क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हो क्या। वरना कोई मतलब नहीं है इतना लिखने का, पेज वेस्ट, टाइम वेस्ट, इंक वेस्ट, मनी वेस्ट। आप लिखे देगा माही, मिला आपको, ढूंढो कहाँ है, मुझे दिखाओ, मुझे देखना है वो लाइंस कहाँ लिखी है, तू बता ना। क्यों, तू बाल क्यों नहीं कटा रही, पूरा आंख में आ रहा है ऐसे, दिखेगा इधर, बोर्ड दिखता है, हाँ कैसे दिखता है, आधा तो आंख कवर है तेरा। मिला, आप नहीं लिखे हो क्या रिद्धि, क्यों, एक कॉपी भर भी गई एक महीने में, फिर है आपका आराध्य, मिला क्या भाई। वैसे एक एक पेज छोड़ के क्यों लिखा है, प्रैक्टिकल कॉपी थोड़ी ना है, एक पेज में लिख रहे हैं, पीछे वाला ब्लैंक छोड़ रहे हैं। मिला पराग, प्रियांशु, आप ढूंढ के दे दो सर, मेरे को नहीं मिलने वाला, अपना राइटिंग नहीं पहचान पा रहे। कहाँ ब्लड में पहुंच गया भाई, यहाँ से दिख रहा है मेरे को, तो क्या उसमें लिखा है तेरे को, वहां से नहीं दिख रहा है क्या लिखा है अपनी कॉपी में तूने, और पीछे आ। मिला कोविद,
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सेम पेज। हाँ पढ़िए, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ये सारे ओवरऑल एंजाइम का बात कर रहा है ना, एक पर्टिकुलर पेप्सिन या ट्रिप्सिन या एमिलेज के बारे में नहीं पूछ रहा है। ओवरऑल एंजाइम क्या कर रहे हैं? हमारे डाइजेशन प्रोसेस को फास्टर कर रहे हैं। इनको और क्या नाम दिया था हमने, जल्दी बताओ? बायोकैटलिस्ट। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को फास्टर कर रहे हैं। ये जनरल फंक्शन हो गया। हाँ, आपने एक पर्टिकुलर एमिलेज बोल दिया या माल्टेज बोल दिया या लाइपेज बोल दिया या पेप्सिन ट्रिप्सिन, तो आप पर्टिकुलर उसका फंक्शन बताओगे कि ये इसका ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करके ये बना देता है। ठीक है, बट अभी ये तो ओवरऑल एंजाइम के बारे में बात हो रही है, तो लिखो उसका आंसर, एंजाइम्स एक्ट एज, सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 4 ना, एंजाइम्स एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, एंजाइम एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट वर्ड हमने पहली बार सुना था कहाँ? केमिस्ट्री में, कि वहां पे भी कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्टर करते हैं, विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, बिना रिएक्शन में पार्ट लिए वो हमारे रिएक्शन को फास्टर कर देते हैं। और बिना पार्ट लिए का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट में आपको कैटलिस्ट का कोई पार्ट नहीं दिखेगा, प्रोडक्ट में आपको कैटलिस्ट का कुछ भी पार्ट नहीं दिखने वाला। ठीक है, ओके चलो, तो क्या लिखे, दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट and speeds up the rate of digestion, and speeds up the rate of digestion, speeds up the rate of digestion, rate of digestion, speeds up the rate of digestion of complex, किसको डाइजेस्ट कर रहे हैं लोग? कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल organic compound, complex and non-diffusible organic compounds, like रवे ये नाम, प्रोटीन लिखते जाओ, और बताओ, फैट, ओके, और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रोटीन, फैट, स्टार्च एक्सेट्रा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पेज। हाँ हाँ, मिल गया, चलो बढ़िया। हाँ पढ़ो पढ़ो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज में है क्या? पेज क्वेश्चन नंबर 5 मतलब है ना? हाँ बताओ, क्वेश्चन क्या है, पहले ये बताओ क्या लिखोगे अगर ये क्वेश्चन आया तो। हाँ उसका नाम बताना ना, ऐसे से क्या करना है, कहाँ पे गया, क्या है वो? हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक विली एंड माइक्रोविली अपन ने नाम लिखा था, जिससे सरफेस एरिया बढ़ रहा है, जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, देखो इसका आंसर पॉइंट वाइज लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना, पहला तो स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा बनाया गया है, अराउंड 6 मीटर का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तभी तो फोल्ड करके रखना पड़ा ना, वरना 6 मीटर तो हमारी हाइट भी नहीं है। हमारी हाइट कितनी होगी, हालत हद से ज्यादा 1.5-2 मीटर, 2 मीटर ज्यादा नहीं होगी, इतना 1 मीटर होता है ना, तो इससे इसका डबल कर दो, उससे बड़े तो नहीं हो पाओगे आप, पर आपकी इंटेस्टाइन स्मॉल वाली ही 6 मीटर की है, तो वो फोल्ड करके पड़ी हुई है। ठीक है, तो लिखो इसका आंसर, फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज लेंदी, इट इज लेंदी, it is lengthy, lengthy, it is lengthy. Second point, inner lining has inner lining has two types of folds, inner lining has two types of folds, called villi and microvilli, types of folds, folds, villi and microvilli, to increase the surface area of absorption, to increase the surface area of absorption, to increase the surface area of absorption. स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम एब्जॉर्प्शन का ही है, जो भी खाना, दो काम है मेन एक्चुअली,
जितना डाइजेशन बचा होगा वो यहीं कंप्लीट होगा। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की वेयर इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो वो इंटेस्टाइन ही है, स्मॉल वाला। वहीं जो भी बचा कुचा है सब वहीं डाइजेस्ट होने वाला है। स्टमक से जितना हो पाया वो करेगा। बाकी लास्ट प्रोसेस 3 जूस मिलके कहाँ करने वाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर का बाइल जूस, पेंक्रियास का पेंक्रियाटिक जूस, और खुद इंटेस्टाइन का इंटेस्टिनल जूस। ये तीनों मिलकर के इंटेस्टाइन पे ही काम करेंगे, और जितना भी बचा कुचा स्टार्च है, बचा कुचा आपका प्रोटीन है और फैट है, सब यहीं पर डाइजेस्ट होकर यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। पर एब्जॉर्ब करने के लिए कौन आने चाहिए यहाँ पर, ब्लड कैपिलरी। तो थर्ड पॉइंट हमारा उसके लिए होगा, लिखेंगे ईच ईच व्हीलस हैज, ईच व्हीलस, व्हीलस मतलब वो विली का सिंगुलर है, विली का सिंगुलर क्या है, व्हीलस। ईच व्हीलस, VILLUS, each villus has blood capillaries, each villus has blood capillaries, ठीक है, ताकि वो खाने को सीधा ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब करवा दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ऑन द सेम पेज, नेक्स्ट पेज पढ़िए। आराध्या क्वेश्चन समझाओगे नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर बताओ क्या है, पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ आराध्या पढ़ के समझाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नहीं समझ में आया तो भी बताओ, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, किसको आया समझ में, रिद्धि आया क्या समझ में क्वेश्चन। देखो शुद्ध इंग्लिश में लिखा है क्वेश्चन, और आप तो सब इंग्लिश मीडियम वाले हो। ऐसा कोई वर्ड है वहां पर जो आज तक आपने सुना ना हो, आपने एडवांटेज का मीनिंग आपको पता है, फायदा है ना, आपको एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब पता है, द ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। आपको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है, हम विच लिव ऑन लैंड, उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हैव इन रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, मतलब हमारे पास ऐसा क्या एडवांटेज है जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है, किस रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन लेने के रेस्पेक्ट में। आया क्वेश्चन समझ में, हाँ छोड़ दो छोड़ो, आया क्वेश्चन समझ में। तो क्या है अपने पास एडवांटेज, ऐसा क्या डिफरेंस है हमारे ऑक्सीजन लेने में और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के ऑक्सीजन लेने में, कुछ डिफरेंस है कि सब सेम है। हाँ उनको कम मिलता है क्योंकि वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से, वाटर में। फिश डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन वाटर, और बहुत कम डिजोल्व होता है ऑक्सीजन पानी में, समझ रहे हैं क्या। आपको लगता होगा कि बहुत ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है पानी के अंदर। पर हमारे लिए खुला आसमान है, एयर में ऑक्सीजन 21% है, आराम से हम सब ऑक्सीजन ले सकते हैं, समझ रहे हैं क्या। ठीक है, और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के पास ये भी प्रॉब्लम है कि पानी बहुत गर्म हो जाएगा ना, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी और कम हो जाती है, उल्टा होता है गैस में। अगर आप सोचिए कि सॉलिड को आप डिजोल्व करते हो ना, तो क्या होता है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाती है। आपने ऑब्जर्व किया कभी कि आपको, जैसे मैंने ठंडा पानी का ग्लास दिया और मेरे पास गर्म पानी का ग्लास है, मैंने आपको भी नमक दिया, मेरे पास भी नमक है घोलने के लिए, किसके में ज्यादा घुलेगा, गर्म पानी में। ऐसा सॉलिड में होता है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए। तो आप गर्म पानी में ज्यादा सॉल्युबल कर पाओगे नमक को, ठंडे पानी में नमक कम डिजोल्व होगा। बट गैसेस का उल्टा होता है, गैसेस गर्म पानी में कम डिजोल्व होती है, ठंडे पानी में ज्यादा। इसलिए जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। उनको ठंडे पानी में आराम से ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ठंडे पानी में। गर्म पानी में ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगा, और सोचिए गर्मी में और परेशान होते होंगे ऑक्सीजन के लिए। ये गर्मी में पानी गर्म हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो उनको और डिफिकल्टी होगी ऑक्सीजन को इनहेल करने में, लेने में। समझ में आ रही बात, ठीक है, तो लिखो। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डिराइव ऑक्सीजन, टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं पहले हम, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डिराइव ऑक्सीजन, डिराइव ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर, करेक्ट है, फ्रॉम एयर, विच इज
ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विच इज which is मत लिखो, which contains लिखो, which contains much more oxygen, which contains much more oxygen, which contains much more oxygen to meet their high energy needs, to meet their high energy needs, to meet their high energy needs. Whereas aquatic organism derive, whereas aquatic animals derive oxygen from water, from water, in which solubility of oxygen is less, in which solubility of oxygen is less, in which solubility of oxygen is less. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसी पेज में है क्वेश्चन नंबर 2. ये जो पढ़ रहे हो क्वेश्चन, ये भी कई बार आया है एग्जाम में, सेम क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से इसको. ये क्या, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज. इसका आंसर किसी को पता है? और कोई? क्या लिखना चाहिए आंसर अगर ये आता है आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया मान लो, तो क्या लिख के आओगे? इसका हमने एक डायग्राम भी बनाया था, एक चार्ट टाइप का, कि ग्लूकोज है यहाँ पर, पहले वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, किसी को याद आया? फिर 3 तरीके से हमारे पास एक ईस्ट होता है, एक हमारा खुद का एरोबिक रेस्पिरेशन है, और एक हमारे ही मसल सेल्स में एनारोबिकली रेस्पायर होता है. याद आ रहा है ये डायग्राम? यही डायग्राम आपको ड्रॉ करके समझाना है. 3 तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. ईस्ट में बिना ऑक्सीजन के, है ना, हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है. यहाँ क्या बनता है? अल्कोहल. क्या बनता है? और यहाँ क्या बनता है? CO2 के साथ H2O भी. और यहाँ क्या बनता है? लैक्टिक एसिड. कहां पर? मसल सेल्स में. मसल सेल्स में वो भी, वहां पे भी ऑक्सीजन की कमी रहेगी ना, तभी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है. तो ये दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन है. ये वाला कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन है? एरोबिक. ठीक है, ये आपके बुक में भी ड्रॉ होगा, देखो एक बार बुक में रेस्पिरेशन कहां पर है. हाँ ये रहे क्या है पीछे, ये रहा. ओहो, पलटे पलटते में देखो तो क्या पलट रहे हो. मिला? इस टाइप का एक, जैसे जो मैंने चार्ट अभी बोर्ड में बनाया है, ऐसा एक चार्ट यहाँ पर भी है, सेम हमने कॉपी में भी बनाया है. ठीक है, तो उसको ड्रॉ कर लेंगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर डाल करके लिख दो, पेज नंबर क्या है वो, फिगर कुछ नाम दिया हुआ है क्या फिगर का? फिगर 5.8, फिगर 5.8 ना, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा फिगर 5.8, पेज नंबर 88. तो जगह छोड़ देंगे, इसको ड्रॉ करना है. ठीक है, घर जाकर के एक बार कॉपी खोल के देखा करो, तब याद आएगा. कुछ होमवर्क भी है, कुछ काम दिया था सर ने, ये डायग्राम बनाना है. क्लियर है क्वेश्चन? तो 3 पाथवे हैं, पर सबका ये वाला कॉमन है यहां तक, है ना. पायरुविक एसिड में ब्रेक सबका होगा. ये जो कार्बन है, कितने सॉरी ग्लूकोज है, वो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? 6. ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. और जो पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 बनेंगे. 3 2 6 तभी तो होगा ना, बैलेंस भी तो होना चाहिए. जब 6 कार्बन का ग्लूकोज टूट रहा है, तो वो 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड बनाएगा ना. यस और नो? तो पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है. कहां बनता है ये? साइटोप्लाज्म में. तो यहां तक का रिएक्शन सब में कॉमन है. उसके बाद ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें चेंज हो जाती है. ठीक है, तो ये चार्ट बना लेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर उसी में है, पेज नंबर 91 में ही है. क्वेश्चन नंबर
फ्री। हाँ, क्या है क्वेश्चन? हाउ डज, हाँ कैसे होता है ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में? सांस लेते हैं। तो वो तो लंग्स तक ही जाएगा ना, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं अपन। बोलो। नहीं पता क्या लेफ्ट है? ब्रेन। हाँ थ्रू ब्लड, बट कौन ब्लड में कौन हेल्प करता है? ब्लड में वेन हेल्प करता है। एल्वुलाई के साथ तो एक्सचेंज हो रहा है, बट ये क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन समझो अच्छे से, ट्रांसपोर्टेड बोल रहा है। ब्लड समझ गया मैं, कुछ किसी ने ब्लड बोला था, पर ब्लड में कौन? हीमोग्लोबिन। ब्लड में कौन है? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके लेके जाएगा। अभी तो अपन बात की थी ना, इंसेक्ट में ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती, तभी तो इंसेक्ट में वो आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं है, उनका ब्लड व्हाइट कलर का है, क्योंकि उनको ये हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। उनका ट्रैकिया ही इनफ है कि हर सेल तक जा करके वो ही खुद ट्रैकिया ही पहुंचा देगा ऑक्सीजन। पर हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में ब्लड को हेल्प करना पड़ेगा ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने के लिए। उसमें भी ब्लड में कौन है? आरबीसी। आरबीसी में भी कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। गया सेल के पास, ऑक्सीजन दे दिया, पर खाली हाथ आएगा नहीं, है ना? खाली हाथ आएगा नहीं तो क्या लेके आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना करके वापस लेके आएगा। और कहाँ आएगा फिर वो? डायरेक्ट लंग्स के पास। बाईपास कर दिया हार्ट को, कौन लेके आएगा? कोई सा आर्टरी लेके आएगा। वेना केवा। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में कौन लेके आता है? वेना केवा। फिर कौन लेके जाएगा लंग्स के पास? एओर्टा लंग्स के पास है। पूरा पूरा सिस्टम बिगाड़ दो तुम लोग भगवान का। एओर्टा को लंग्स में भेज रहे हो, पल्मोनरी आर्टरी को वहां लगा दी। ऐसी करेंगे आप लोग के साथ जब ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर बोलेंगे इनका एओर्टा को लंग्स में घुसा दो और इनका पल्मोनरी आर्टरी को जो छोटा है उसको ऐसे छोड़ दो, ऐसे फवारा बन के ब्लड घूमेगा अंदर। हाँ, कहाँ पे? मैं आ रहा हूँ। तो कौन लेके जाएगा? वेना केवा लेके आया, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगा लंग्स के पास, लंग्स से पल्मोनरी वेन वापस लेके आएगा हार्ट के पास, फिर हार्ट से एओर्टा लेके जाएगा वापस पूरी बॉडी में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में अपन बस ये लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन हेल्प करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके, रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना करके। ठीक है, लिखो इसमें, इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन टू वेज। इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन टू वेज। फर्स्ट पॉइंट लिखना, ऑक्सीजन की बारे में बात हो रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन टू वेज। फर्स्ट लिखो, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फर्स्ट लिखना, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन formed by combination of formed by combination of oxygen and hemoglobin of RBC. Oxygen and hemoglobin of RBC. Hemoglobin of RBC. As oxyhemoglobin formed by the combination of ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। सेकेंड तरीका लिखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का सेकेंड तरीका,
about 1 to 3% of oxygen, about 1 to 3, बहुत कम, about 1 to 3% of oxygen dissolves in water of blood plasma. 1 to 3% of oxygen dissolved in blood plasma. प्लाज्मा के पास भी पानी है ना देखो आया तो है ब्लड किसके पास, एल्वियोलाई के पास, ये रहा एल्वियोलाई आपका, यहां एक्सचेंज भी हो जाएगा ब्लड का, है ना, यहां से ऑक्सीजन गया, अंदर CO2 आया, और जब ये ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो कुछ ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन मतलब 97 से 99% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर ही जाएगा, 1-2% वाटर में डिजोल्व होकर जा सकता है, और वो वाटर कहां पर है, ब्लड के प्लाज्मा में। ब्लड में 2 पार्ट पड़े थे ना अपन, एक प्लाज्मा होता है और एक कॉर्पसल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। तो प्लाज्मा में भी तो बहुत सारा पानी है, तो उस पानी में थोड़ा बहुत तो डिजोल्व हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन following 3 ways. Carbon dioxide is transported in following 3 ways. फर्स्ट पॉइंट लिखना कार्बन डाइऑक्साइड का, एज सोडियम बाइकार्बोनेट, एज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला किसी को पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट? वो तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, वो भी गलत बोले हो। हाँ, NaHCO3, और जो CO3 वाला शुरू में बोल दिए थे ना, वो CO3 नहीं होता, Na2CO3 होता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। सुनोगे आप लोग, घरों में होता भी है बेकिंग सोडा, है ना। ओके, तो एज सोडियम बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा, इन ब्लड प्लाज्मा, इन ब्लड प्लाज्मा। सेकेंड पॉइंट लिखना, एज कार्बोनिक एसिड, एज कार्बोनिक एसिड। इसका भी फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में, अभी अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, एसिड बेस सॉल्ट, तब ये सारे फॉर्मूले अपन वहां भी पढ़ेंगे। तो कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है समझना इधर। हर एसिड में ना H पॉजिटिव कॉमन है, सब में होता है H पॉजिटिव। जब ये H पॉजिटिव कार्बोनेट के साथ मिलके कंपाउंड बनाएगा तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। जैसे नाइट्रेट के साथ मिलेगा तो बनेगा नाइट्रिक एसिड, सल्फेट के साथ मिलेगा तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो सुनोगे ना नाम। तो इन सब का अपन को फॉर्मूला बनाना है किसके साथ, H प्लस के साथ। तो फॉर्मूला तो बनाना आता है ना क्रिस क्रॉस करके, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ मुझे। हाँ, H2CO, इसका क्या बनेगा, HNO3, और इसका क्या बनेगा, H2SO4। समझ गए क्या। तो ये कार्बोनिक एसिड क्योंकि कार्बोनेट से बना, ये नाइट्रिक एसिड क्योंकि नाइट्रेट से बना, और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि सल्फेट से बना, ठीक है। तो ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखे ना, H2CO3। जो हमारा एसिड रेन होता है ना, आपने सुना ना एसिड रेन, सुने कि एसिड रेन, कि जब बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, बट अच्छी बात यह है कि कार्बोनिक एसिड थोड़ा वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड, जो हमें ज्यादा हार्म नहीं करता। बट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड थोड़े स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये हमारे अगर बॉडी में गिरेंगे तो कोरोजन हो सकता है बॉडी का, कोरोड हो सकती है बॉडी, कैंसर हो सकता है। समझ रहे हैं क्या। तभी अपन बोलते हैं कि एसिड रेन से बच के रहना चाहिए हमें, बिकॉज जब पहली बारिश गिरती है तो बहुत ज्यादा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड भी बरसता है पानी के साथ, बिकॉज ये वाटर ही है जो CO2, NO2 और SO2, 3 गैस बोला मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों को डिजोल्व करते हुए नीचे आता है पानी, तो बन जाता है एसिड रेन, ठीक है। हाँ लिखेंगे, तो एज कार्बोनिक एसिड formed by dissolving of, formed by dissolving of carbon dioxide in water of plasma, formed by dissolving of carbon dioxide in water of plasma,
ब्लड प्लाज्मा, इन वाटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा। एंड थर्ड तरीका हीमोग्लोबिन वाला, जैसे ऑक्सीजन आ जा रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ वापस आएगा। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखिए थर्ड पॉइंट, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के गया था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन के वापस आ रहा है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो कुछ बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो जो बुक आज लेकर नहीं आया नेक्स्ट क्लास में बुक लेकर आएंगे, है ना। ऐसे